जिस देश की जुडिशरी और मीडिया कॉम्प्रोमाइज हो जाए उसको भगवान भी नहीं बचा सकता। यूथ इस देश का फ्यूचर है, विश्व गुरु बनेगा भारत, ऐसे बनेगा भारत विश्व गुरु। क्यों नहीं इस चीज को जो अंजाम दिया है स्कैम को, क्यों नहीं उन लोगों को हमारी पार्लियामेंट एक्सपोज करके सामने लाके पनिशमेंट ऐसी दे ताकि फ्यूचर में कभी किसी की जरूरत नहीं होगी। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की बात आती है, आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि इस 80 करोड़ लोगों की 80 करोड़ लोग कौन हैं, इनका क्या ऑडिट है, किस स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट में कितने लोगों को क्या दिया जा रहा है और क्या नहीं दिया जा रहा। अथॉरिटी में जो लोग बैठे हैं उनका जो मन कर रहा है, जैसे मन कर रहा है वो वैसे कर रहे हैं। आवाज उठाने वाले की आवाज डिसेंट को दबा दिया जाता है, धमका दिया जाता है और ट्रांसपेरेंसी के नाम पे बिल्कुल जीरो है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये इतना बड़ा रैकेट है, इतना बड़ा स्कैम है और पार्लियामेंट के अंदर जब ऑपोजिशन ने इसकी आवाज उठाने की कोशिश करी तो उसको दबा दिया गया। ये इतना जबरदस्त और इतना बड़ा स्कैम है। कभी आप सोच सकते हैं कि आप अगर एक स्टूडेंट हो और आप एक एग्जाम के लिए बैठे और आपको आगे से ये पूछा जाए कि भाई तुम फला सिटी के अंदर, फला शहर के अंदर, फला स्टेट के अंदर, एक फला गली के अंदर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट या स्कूल है, उसमें एग्जाम देना चाहोगे क्या जाके सेंटर। सो कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा सिस्टमिक फेलियर है ये, इतना बड़ा स्कैम है कि इसकी जड़ तक जाना बहुत जरूरी है। बिकॉज ये लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये जितना हम इंडियन पेरेंट्स, मेरे को हमारा सोशल सिस्टम ऐसा है कि माँ बाप सारी पूंजी, सारी मेहनत, सारे सेंटिमेंट जो है वो बच्चों के फ्यूचर पे लगा देते हैं और वहां जाके पता चले कि 8th क्लास से ही करियर काउंसलिंग, करियर फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है और अगले 4 साल तक बच्चा जो इतनी मेहनत करके पढ़ता है उसको ये ना पता चले कि उसके बगल में बैठ के जो एग्जाम दे रहा है उसके पास तो पेपर ऑलरेडी था। वो कैसे पहुंचा, कैसे नहीं पहुंचा, 5-5 लाख रुपए एडवांस लेके, उसके बाद 5-5 लाख रुपए के पीडीसी लेके कुछ एजेंसीज ने इन चीजों को अंजाम दिया। सो द क्वेश्चन हियर इज के इतना बड़ा खिलवाड़ अगर हमारी, वैसे बात करते हैं कि यूथ इस देश का फ्यूचर है, विकसित भारत विश्व गुरु बनेगा भारत, ऐसे बनेगा भारत विश्व गुरु। जब आप सारे एंट्रेंस टॉप लेवल प्रोफेशनल कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में इतना बड़ा स्कैम चला देंगे तो ऐसे बनेगा विकसित भारत। सो ये जो एक सिस्टमिक, मैं इस टॉपिक के बाद वैसे ही एक सिस्टमिक फेलियर पे बात करने वाला था, बट क्योंकि भाई ने अभी ये बात मुद्दा बोला मुझे बोलने के लिए। सो ये सिस्टमिक फेलियर जो है ये क्यों हो रहा है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर, हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, गवर्नेंस सिस्टम के अंदर। एक प्रधानमंत्री, उनके नीचे एक एजुकेशन मिनिस्टर है और एक एजुकेशन सेक्रेटरी, और शायद आप लोगों को पता होगा कि एचआरडी मिनिस्ट्री जो इस चीज को कंट्रोल करती है वो एक टॉप 3 से 4 मिनिस्ट्री जो है जिसका आउटलेट, जिसमें नंबर ऑफ सेक्रेटरीज, नंबर ऑफ एडिशनल सेक्रेटरीज, हेल्थ, रेलवेज के बाद आई थिंक एजुकेशन मिनिस्ट्री में आते हैं। ये सब के सब लोग जब इस सिस्टम के प्रोटोकॉल बनाए जा रहे थे, इसके चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए जा रहे थे, तो ये क्या कर रहे थे? क्यों नहीं इस चीज को जो अंजाम दिया है स्कैम को, क्यों नहीं उन लोगों को हमारी पार्लियामेंट एक्सपोज करके सामने लाके पनिशमेंट ऐसी दे ताकि फ्यूचर में कभी किसी की जरूरत नहीं हो। बट जैसे कि पूरे मेडिकल कॉलेजेस की कहानी आती है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स की कहानी आती है, कैपिटेशन फीस की कहानी आती है, कहीं ना कहीं इस चीज की कड़ी जो है पावर सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है जो इस देश में टैलेंट को नहीं, नेपोटिज्म को, कॉन्टैक्ट्स को, कनेक्शंस को और एक बैकग्राउंड को प्रमोट करना चाहता है कि जितनी भी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज हैं उसको निचोड़ के, उसको लिमिट करके एक स्पेशल तबके को दे दिया जाए। और वहां पे ये भी नहीं है, पैसे देने वाले बहुत लोग हैं इस देश के अंदर में, बट किसके पैसे एक्सेप्ट किए जाते हैं, किसकी जात पात देख के, किसका बैकग्राउंड देख के, किसकी पेरेंटल लेगेसी को देख के उन लोगों को आगे लाने की कोशिश की जाती है। मैं सोचता हूं कि आप लोगों को इस बड़े अहम मुद्दे को एक बहुत बड़े लेवल पे उठाना चाहिए। मैं बात करना चाहता था इसके बाद ईवीएम्स की, बट मैं थोड़ा सा एक सिस्टमिक फेलियर पे एक थोड़ा सा मुद्दा आपके सामने रखना चाहूंगा। डेमोक्रेसी के मेन स्तंभ क्या है? डेमोक्रेसी के मेन स्तंभ है ट्रांसपेरेंसी,
एंड डिसेंट। जो हमारी ऑथोरिटेरियन स्टेट बनती जा रही है, इसमें आप लोग अगर गौर से देखेंगे, इन दोनों चीजों को बड़े सिस्टमिक रूप से किल किया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी को किल किया जा रहा है, कितने फंड्स हैं, कितने प्रोग्राम हैं, कितने, एक 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की बात आती है, आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि इस 80 करोड़ लोगों, ये 80 करोड़ लोग कौन हैं, इनका क्या ऑडिट है, किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में कितने लोगों को क्या दिया जा रहा है और क्या नहीं दिया जा रहा है। अभी परसों की बात बताता हूँ, एक मेरा मेंटरशिप में एक स्टूडेंट था जेएनयू का, वो आजकल बिहार में कुछ काम कर रहा है। उसका मुझे वहां से फोन आया, कहता है सर इतना गलत मचा हुआ है कि 5 किलो पे साइन कराए जाते हैं और 3 किलो राशन दिया जाता है। तो ऐसे तुम उस आदमी की डिटेल्स और वो पर्सनल डिटेल्स आधार कार्ड आइडेंटिफाई करके दे सकते हो। इसे सर अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको ओपनली शेयर कर दूंगा। और एक नहीं है, सौयों की तादाद में लोग हैं। सो मैं जो पॉइंट यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बेसिक स्तंभ, हम किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के या किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में अगेंस्ट में नहीं बोल रहे। हमारा मुद्दा है सिस्टम का, कि सिस्टम को कैसे शॉर्ट सर्किट किया जा रहा है, कैसे एक डेमोक्रेटिक स्टेट को अथॉरिटेरियन स्टेट की तरफ लेके जाया जा रहा है। और अभी मलिक साहब ने जो बात बोली थी इमरजेंसी की, हमारा देश एक 1975 में अप्लाइड इमरजेंसी देख चुका है, बट आजकल जो है वो इम्प्लाइड इमरजेंसी है। वो डिक्लेयर नहीं है, बट वो इम्प्लाइड इमरजेंसी है, बिकॉज अथॉरिटी में जो लोग बैठे हैं उनका जो मन कर रहा है, जैसे मन कर रहा है वो वैसे कर रहे हैं। आवाज उठाने वाले की आवाज, डिसेंट को दबा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, और ट्रांसपेरेंसी के नाम पे बिल्कुल जीरो है। और मैं ये समझता हूँ, एक हमारे मेंटोर थे जब हम यूथ थे, तो वो हमारे को ये कहा करते थे कि बेटा जिस देश में जुडिशरी और मीडिया कॉम्प्रोमाइज हो जाए, उस देश को भगवान भी नहीं बचा सकता। आई थिंक इस स्टेटमेंट की गहराई को आप लोगों से बेटर कोई नहीं समझता होगा। मैं रिपीट करता हूं कि जिस देश की जुडिशरी और मीडिया कॉम्प्रोमाइज हो जाए, उसको भगवान भी नहीं बचा सकता। एंड अनफॉर्चुनेटली हम जो देख रहे हैं, ये आप लोगों पे उंगली नहीं उठा रहा हूं मैं, बट आपको भी पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और जो जुडिशरी है, वो मलिक साहब जैसे लोग जो जिनकी एक मानता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनको भी पता है। सो आई थिंक पार्लियामेंट है हमारे लिए काम करने के लिए, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी सहूलियतों के लिए, बट नहीं जिस किस्म से आजकल गवर्नेंस चल रही है, वो देख के लगता है कि पार्लियामेंट सिर्फ अपनी पावर को बचा के रखने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, आम आदमी भाड़ में जाए। एक पूरी स्टेट में, मणिपुर में लोग मरते हैं, भाड़ में जाए, किसान सड़कों पे सड़ते हैं, भाड़ में जाए। डिसेंट किसी कीमत पे नहीं चलने दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अब आया है, उन्होंने कहा हरियाणा गवर्नमेंट को कि नहीं, आप ये रास्ता खोलिए, आप हटाइए, इनको जाने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट कुछ चीजों पे बड़ा सिलेक्टिव हो गया है, कुछ चीजों पे सो के जाग जाता है, बट कुछ चीजों पे उसके पास सुनने के लिए टाइम नहीं है। मैंने जो थोड़ी देर पहले एसेंशियल सर्विसेज की बात की थी, मैं कहना ये चाहता था कि जब 24 घंटे जब भी कोई चीज बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, क्रिटिकल होती है हमारे राइट्स के लिए, हमारी सिविल लिबर्टीज के लिए और हमारी लाइफ के लिए, उसको 24 घंटे चलाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ये क्यों 24 घंटे नहीं चल सकते? पैराफर्नेलिया है, आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहते हैं और जजेस अपॉइंट करिए और कोर्ट स्टाफ अपॉइंट करिए, 2 शिफ्ट में चलाइए कोर्ट्स को। जितने करोड़ों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, इसको खत्म करने का तरीका क्या है? कोर्ट्स इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।